Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश आज क्लास 12 हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत आज हिंदी कहानी का उद्भव और विकास बताएंगे। हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ, किस युग में हुआ और हिंदी कहानी के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं और उस किन किन सोपानों में उसका उदय हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अगले वीडियो में जो आपका पहला चैप्टर है ध्रुव यात्रा, उसके सारांश पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हिंदी कहानी का उद्भव और विकास लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि हिंदी कहानी का किस प्रकार से उदय होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि हिंदी कहानी जो है वो सबसे सशक्त विधा है, सबसे छोटी विधा है लेकिन सबसे सशक्त विधा है। बहुत ही अगर कोई कहानी सुनाने लगता है तो लोग उन्हें बहुत ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं और ये बहुत जल्दी याद भी हो जाती है, बहुत लंबी भी नहीं होती है, बहुत रोमांच करने वाली, बहुत ही प्रसन्न करने वाली कहानी होती है। बचपन में हम सब लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी बड़े बूढ़ों के द्वारा, और उन कहानियों में राजा रानी की कहानी, बंदरों की कहानी, तमाम जो चिड़िया पक्षी बंदर गौरैया, बहुत सारे इस संसार के भूत प्रेतों की कहानियाँ हम लोगों ने सुनी होंगी। तो इस कारण से ये सशक्त है क्योंकि ये छोटी है, कम समय में अच्छी से अच्छी कहानी को सुनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है और कई पात्र इसमें बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा पात्रों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। विगत जो 100 वर्षों में हिंदी कहानी के जो आशातीत प्रगति हुई है वह उत्साहवर्धक है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ छपती चली आ रही हैं। इसमें कहानी की जो मूल आत्मा होती है वो एक संवेदना, एक प्रभाव है। इसे कम से कम शब्दों में व्यक्त करना मात्र है। अज्ञे द्वारा कहानियों के विषय में कहा गया है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हुए चले जाते हैं। तो हिंदी कहानी की बात करें तो हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है वो 1900 ईस्वी के आसपास मानना समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात्र नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है इस पर विवाद है, लेकिन जो प्रथम कहानी हम मानते हैं या साहित्यकार द्वारा माना जाता है उसमें जो प्रथम कहानी है वह इंदुमती है। प्रथम कहानी आप सब जानते होंगे, प्रथम कहानी इंदुमती किसकी रचना है, सब समझ गए होंगे किसकी रचना है। ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे लिखा है। इसके पश्चात और सारी कहानियां हैं, जैसे रानी केतकी की कहानी आप सब जानते होंगे, इंशाअल्लाह खां है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। दुलाई वाली जो लिखा है वह बंग महिला लिखा है, और बंग महिला का जो नाम है, बंगाल की रहने वाली थी, इनका जो वास्तविक नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की कहानी है। माधवराव सप्रे 11 वर्ष का जो समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। कौन सी कहानी? 11 वर्ष का समय। कुछ लोग 11 वर्ष का समय कहानी जो है उसे प्रथम कहानी मानते हैं, लेकिन इसे प्रथम कहानी मानना समीचीन नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें कहानी कला के जो तत्व हैं वे संपूर्ण तत्व नहीं आ पाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी में इसका जो संपादन हुआ था वो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इंदुमती का प्रकाशन
किसमें हुआ था? सरस्वती पत्रिका में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। इसके बाद जो कहानियों का विकास क्रम है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद के पूर्व कहानी, प्रेमचंद युग के बाद की कहानियाँ और नई कहानी के रूप में हम कह सकते हैं। तो प्रेमचंद की पूर्व की जो कहानियाँ हैं उसमें विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन है और ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन है। राधिका रमण सिंह की कहानी कानों का कंगना है जो इंदु नामक पत्रिका में छपी थी। 1913 में यह प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सर्वप्रथम जो प्रेमचंद की पूर्व की कहानियाँ हैं उनमें महत्वपूर्ण जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी आती है। प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युग और प्रेमचंद दोत्तर युग, ये युग हैं जिनमें कहानियों का विकास हुआ है। तो प्रेमचंद के पूर्व कहानी जो हम देखते हैं उसने कहा था, ये कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। गुलेरी चंद्रधर शर्मा की कहानी है। इसके अलावा राधिका रमण सिंह कानों में कंगना, कानों में कंगना, राधिका रमण सिंह, कानों में कंगना, इसके रचयिता राधिका रमण सिंह, राधिका रमण सिंह इस कहानी के रचयिता हैं, राधिका रमण सिंह। कानों में कंगना, इसके पश्चात अगर हम आए तो इनके जो और कहानियां हैं उसने कहा था, इसके बाद सुखमय जीवन, इसके बाद बुद्धू का कांटा, ये सब कहानियों का प्रकाशन प्रेमचंद युग के पूर्व हुआ था। अगर प्रेमचंद जी के कहानी की बात करें तो प्रेमचंद जी जो हैं वो नवाब राय से नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे। उनका जो उर्दू में कहानी संग्रह है वह सोजे वतन है। सोजे वतन का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ है। सोजे वतन, सोजे वतन कहानी संग्रह है या प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। उर्दू की कहानियाँ, उर्दू में कहानियाँ लिखी गई हैं। सोजे वतन नाम से है। 1907 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ। उनकी जो पहली कहानी है पंच परमेश्वर थी। प्रथम कहानी की अगर हम बात करें प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, सब जानते होंगे। ये इनकी प्रथम कहानी है और बहुत ही लाजवाब कहानी है पंच परमेश्वर। इसका जो संपादन वर्ष है वह 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर नामक कहानी संपादित हुई थी और इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। उनकी जो अंतिम कहानी है वह कौन सी है? कफन है। 1936 ईस्वी में ये प्रेमचंद की प्रथम कहानी है और अंतिम कहानी के रूप में अंतिम कहानी है उनकी कफन। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी में। इसके बाद इनका इंतकाल हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी कहानियाँ जो हैं वो 300 कहानियाँ हैं और ये जो 300 कहानियाँ हैं वो मानसरोवर नामक 8 खंडों में यह विभक्त हैं।
8 खंडों में इनकी कहानियाँ विभक्त हैं। इनमें से उनकी जो आदर्शवादी कहानियाँ हैं, पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये प्रेरणादायी कहानियाँ हैं। और उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो समाज में फैले हुए जो पाखंड हैं उनको चिढ़ाती हुई उनकी कहानियाँ हैं। पूस की रात तथा कफन, ये 2 कहानियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानियाँ हैं। आप लोग कफन ज़रूर पढ़िएगा। कफन कहानी बहुत ही सुंदर समाज को चित्रित की हुई, आधुनिक समाज को चित्रित की गई हुई, गरीबी को चित्रित की गई ये कहानी है, जिसमें घीसू और माधव नामक 2 पात्र रहते हैं और इतने भुक्खड़ रहते हैं कि वो आग में कहीं से रात में चुरा करके आलू लाते हैं और आग में उन्हें डाल देते हैं पकने के लिए। और घीसू और माधव पिता और पुत्र रहते हैं। उनमें जो घीसू की पत्नी रहती है वह प्रसव से बहुत ही पीड़ित रहती है, प्रसव के समय बहुत ही कराहती रहती है, कमरे में रहती है। उस समय उसको घीसू देखने तक नहीं जाता है आलू खाने के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि माधव कहीं उससे ज़्यादा आलू उस आग से निकाल कर ना खा जाए। उसके चक्कर में वो अपनी पत्नी को जो प्रसव से पीड़ित है तड़पती हुई छोड़ देता है। और अंत में जब आलू खाने के बाद उनकी जब पेट पूजा हो जाती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, वो ठंडी हो चुकी है। वो दोबारा दूसरे दिन दोनों जाते हैं और समाज में लोगों से, गांव में लोगों से कफन के पैसे मांगते हैं। और जब लोग पैसे देते हैं तो उसकी वे शराब पीते हैं। वे कहते हैं कफन को खरीद कर क्या करेंगे, जिंदा में उसे कुछ खिलाया नहीं, मरने के बाद कफन किस काम का। तो वो पेट भर के खाना खाते हैं, दूसरे लोगों को खिलाते हैं। और इसमें ये जीवन की सच्चाई, लोगों की गरीबी और इनके जीवन की सच्चाई को दर्शाती हुई ये जो कहानी है बहुत ही मार्मिक है। आप लोग कभी भी इस कहानी को पढ़िएगा, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि कितने वे दोनों आपस में बात करते हैं कि एक समय, बहुत साल पहले की बात है, एक समय उन्होंने अपने जीवन में पेट भर के किसी की शादी में बुलाया गया था तो खाना खाए थे, उसके बाद उनका पेट कभी भी नहीं भरा। वे भूखे ही जीवन में रहते थे और भूखे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो समाज की कारुणिक दशा का वर्णन उस कहानी में मिलता है। तो कफन को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर कहानियों में से एक है। और मुझे लगता है कि इस बेजोड़ कहानी के सामने समस्त कहानियाँ फीकी नज़र आएंगी। और अगर आपको उपन्यास पढ़ना है तो गोदान आप ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें गांव की दशा और शहरी व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद आगे आते हैं कि जो और कहानियाँ प्रेमचंद की जो प्रमुख कहानियाँ हैं, पंच परमेश्वर के अलावा बूढ़ी काकी लिखी गई, ईदगाह लिखी गई है, गृहदाह लिखा गया, परीक्षा लिखी गई, आप बीती, सवा शेर गेहूँ, आत्माराम, सुजान भगत, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज का खिलाड़ी, बड़े भाई साहब और ठाकुर का कुआं भी पढ़ लीजिएगा। इसमें ऊंच नीच का भेदभाव, एक कुएं में पानी नहीं भर सकते नीची जात वाले, तो इसको भी पढ़िएगा। ठाकुर का कुआं बहुत अच्छी कहानी है। पूस की रात आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें झबरा और हल्कू रहता है। हल्कू और झबरा दोनों ठंड में अपने खेत को ताकते हैं, अपने खेत की रखवाली करते हैं। कफन पढ़िएगा। तो ये इस युग की जो कहानियाँ हैं, जो कौशिक जी की कहानी है, विशंभरनाथ कौशिक जी की, वो उनकी जो कहानी, प्रथम कहानी है रक्षाबंधन है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। रक्षाबंधन के अलावा उन्होंने ताई लिखा है, विद्रोही लिखा है और विधवा नामक कहानियाँ लिखी हैं। सुदर्शन जी ने हार की जीत लिखी है और पत्थरों का सौदागर कमल की बेटी लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रेमचंद के बाद के युग की जो कहानियाँ हैं, प्रेमचंद चंदोत्तर युग के बाद की जो कहानियाँ हैं, जिसे प्रगतिशील कथाकार कहा जाता है जिन लेखकों को, उसमें यशपाल का नाम आता है। यशपाल की कहानी है फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, चक्कर क्लब और अज्ञे और इलाचंद्र की कहानियाँ आ जाती हैं। इलाचंद की जो कहानियाँ हैं, अज्ञे की कहानियाँ हैं,
अज्ञे की कहानियों में से रोज, खितीन बाबू, पुलिस की सीटी, साबुन, कोठरी की बात, जयदोल, बल्लरी, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। जैनेन्द्र जी आ जाते हैं जिन्होंने जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, ध्रुव यात्रा आपकी लिखी है जैनेन्द्र कुमार जी ने। उसके बाद फिर प्रभाकर माचवे का आ जाता है संगीनों के साये में, पंडित श्री राम शर्मा शिकार कथाओं में, ये कहानियाँ उनकी आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जो कहानी हमारे सामने आती है, कहानियों का जो सर्वोच्च विकास होता है वो प्रेमचंद युग में होता है। प्रेमचंदोत्तर युग में इतना विकास नहीं होता है जितना प्रेमचंद ने कहानियों के विषय में विस्तृत कहानियाँ और अच्छी अच्छी सामाजिक, पारिवारिक तथा जो ऐतिहासिक आदर्शवादी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। इतनी अच्छी कहानियाँ हमें कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। फिर भी इन प्रेमचंदोत्तर युग के पश्चात जो कहानीकार आते हैं उनमें यशपाल का नाम लिया जा सकता है। यशपाल हैं और अज्ञे हैं। यशपाल और अज्ञे का नाम लिया जा सकता है, यशपाल और अज्ञे। यशपाल और अज्ञे का नाम लिया जा सकता है। यशपाल जी की जो कहानियाँ हैं उसमें चक्कर क्लब और फूलों का कुर्ता महत्वपूर्ण है। चक्कर क्लब इनकी कहानी महत्वपूर्ण है। चक्कर क्लब और फूलों का कुर्ता। इसके अलावा अगर हम अज्ञे की कहानियों की बात करें तो इसमें रोज और कोठरी की बात, रोज और कोठरी की बात महत्वपूर्ण है। रोज और कोठरी की बात, ये इनकी कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन कहानियों के विषय में आपको बताया। बहुत ज़्यादा विस्तृत आपको नहीं जाना है। जो कहानियाँ बताई गई हैं यही बस आपके लिए महत्वपूर्ण थी। और आगे जो नई कहानी की शुरुआत होती है, नई कहानी की जो शुरुआत होती है उसके प्रमुख कहानीकारों में राजेंद्र यादव जी हैं और राजेंद्र यादव के साथ कमलेश्वर, धर्मवीर भारती तथा निर्मल वर्मा का नाम आता है। इसके बाद सचेतन कहानी आता है। सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो महीप सिंह हैं और समकालीन कहानी आती है। समकालीन कहानी के जो प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी हैं। आ कहानी आती है 1960 के दशक में। आ कहानी जिसके जो प्रवर्तक हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा को इस कहानी का प्रवर्तक माना जा सकता है। जब आप लोग आगे अगली कक्षाओं में जाएंगे तो इन कहानियों के संपादकों के नाम, इनके प्रवर्तक का नाम पढ़ेंगे जब ज़्यादा विस्तृत आपको ज़रूरत होगी। अभी आपको बस केवल प्रेमचंद युग की कहानियाँ, प्रेमचंदोत्तर युग की, प्रेमचंद के पूर्व की कहानियों की आवश्यकता है, उन्हें जानने की आवश्यकता थी, जिन्हें बता दिया गया है। और इस युग के जो आंदोलन को बढ़ावा देने वाली, जो कहानियों को बढ़ावा देने वाली जो प्रमुख पत्रिका थी वह शारिका थी। शारिका के जो संपादक थे वो कमलेश्वर थे और कमलेश्वर ने ही समांतर कहानी का प्रवर्तन किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कहानी का उद्भव और विकास के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगले वीडियो में ध्रुव यात्रा नामक कहानी का सारांश लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।